कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। मैं लेबर रूम में नर्स थी। जब भी डिलीवरी का केस आता तो डॉक्टर सबको कमरे से बाहर निकाल देती और सब कुछ खुद ही करती। इस बार डॉक्टर खुद ही गर्भवती हो गई। मेरी तो जान ही चली गई जब उसने कहा कि उसकी डिलीवरी मैं ही करूँगी। लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। लेकिन असल में मेरी जान ही चली गई जब डॉक्टर ने कमरे में 4 बड़े शीशे लगवाए और मुझे अपनी जगह लिटाकर। मेरा बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था और मैं पैदा हो गई। इसलिए मैं जब भी उनके सामने जाती तो वह मुझे गाली देने लगते। मेरी माँ ने बिना हिचकिचाहट के स्कूल में मुझे भर्ती करा दिया। हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी विनती को देखकर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फेल होती गई। इसी तरह 2 क्लास में ही पढ़ी रही, यानी किसी तरह रो रो कर मैंने हाई स्कूल पास कर लिया। मैंने माँ से बोला, माँ अब मुझे नहीं पढ़ना, तुम्हारी वजह से पहले ही मैं इतना पढ़ चुकी हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं अब और नहीं पढ़ूंगी। जब माँ के शब्दों ने मेरे पैर रोक दिए, वह बोली कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए देखो, अगर तुम अपनी शादी करना चाहती हो तो पढ़ाई छोड़ दो। अम्मा की बातें मेरे लिए एक झटका साबित हुई, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ गुड़िया सी खेलती आ रही थी। और कौन मुझसे शादी करेगा, मैंने और जानना चाहा। माँ बोली, रमेश चाय वाले से। बस शायद यह बात मेरे और पापा के बीच में नफरत वाली साबित हुई और मैं अंदर जाकर उल्टा लेटकर रोने लगी। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करने का दुख नहीं हो रहा था जिसकी पहले से ही 2 पत्नियां थीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि इतने सालों से अपने पिता के दिल में जगह न बना पाई। इकलौती संतान होने के बावजूद भी उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा भी नरम नहीं था। खैर, सारी रात भर ऐसे ही लेटी लेटी सोचती रही। एक माँ ही है जो मेरी परवाह करती है, तो मैं क्यों अपने पिता के फैसले पर अपना जीवन व्यतीत करूं? सही फैसला मेरे लिए मेरी माँ ले सकती है। बस यही सोचते हुए अगले दिन मैंने माँ से आगे बढ़ने के लिए कहा। मेरी माँ सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने मुझे बहुत देर तक गले से लगाया और प्यार करती रही। आखिर में वह बेबस थी। मेरे लिए भला अब और क्या कर सकती थी? तो अब जब कॉलेज में दाखिले की समस्या खड़ी हुई तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। माँ ने अपनी अंगूठी बेचने का फैसला लिया। फिर अगले दिन जब वह अपनी अंगूठी निकाल रही थी और गौर से देख रही थी, तभी मोहल्ले की सीमा आंटी आ गई। वह हमारे पड़ोस में रहती थी और पेशे से नर्स थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ सुनीता, चिंता में लग रही हो? वैसे क्या हुआ है? हाँ, मुझे चिंता हो रही है। सपना को कॉलेज में एडमिशन कराना है, इसलिए मैं यह अंगूठी बेचने की सोच रही हूँ। सीमा आंटी ने कहा, इसको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दो, मैं वहीं रहती हूँ, फ्री में एडमिशन हो जाएगा और कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे। कोर्स के दौरान मेरी माँ खुश हो गई। पहले तो पापा नहीं माने, फिर जब मेरी माँ ने बताया कि पैसे भी मिलेंगे तो वह मान गए। मैं दूसरे ही दिन सीमा आंटी के साथ हॉस्पिटल चली गई। सीमा आंटी ने मेरा एडमिशन करवाया और सबसे मिलवाकर खुद वापस चली गई। पहला दिन तो ठीक था, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही निकल गया। दूसरा दिन भी साधारण लेकिन मौलिक था। तीसरे दिन पढ़ाई शुरू हुई और जो रुकी ही नहीं। पहला साल तो मेरा पढ़कर बीत गया, लेकिन दूसरे साल मेरी परीक्षा शुरू हुई। मुझे खून वगैरह से बहुत डर लगता था, इसलिए जब टाँके और खून की बात आती तो मेरी हिम्मत जवाब दे देती थी। कई बार तो मैं खड़े खड़े बेहोश हो जाती थी, मगर मेरी साथियों ने मुझे मेरा कोर्स पूरा कराकर ही छोड़ा। इस दौरान मैं सिर्फ देखती ही रह जाती और जब सब कुछ करने की मेरी बारी आती तो मुझे अजीब सा लगता और हर तरफ खून ही खून नज़र आता। खैर, किसी तरह मेरी नर्सिंग पूरी हुई। अम्मा मेरी शादी कराना चाहती थी। मेरे कोर्स के दौरान मिलने वाले पैसे ने पिताजी के अंदर एक उम्मीद जगा दी थी। अब वह मेरी शादी नहीं कराना चाहते थे और यहाँ उन्होंने माँ की भी एक न चलने दी। मैं खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से पापा का बर्ताव भी मेरे लिए अच्छा होता जा रहा था, इसलिए चुपचाप उन्हें अपनी मर्जी करते देखती रहती थी। पापा ने मेरी जॉब एक
थोड़ा पास में ही अस्पताल था, वहाँ लगवाती थी। सुबह जब मैं अस्पताल के लिए पैदल निकली तो पापा अपनी बाइक लेकर आ गए और मुझे अस्पताल तक छोड़कर आए। उस दिन मैं अपने पापा के साथ पहली बार कहीं गई थी। मैं बयां नहीं कर सकती थी कि मैं उस दिन कितना खुश थी, क्योंकि मेरे जीवन का पहला पल था जब मेरे पिता मुझसे खुश थे। फिर मेरी ड्यूटी एक वार्ड में लग गई, जहां पर लोगों की एंट्री करना और फॉर्म भरने होते थे। मेरे लिए कोई भारी काम नहीं था, इसलिए मैंने भगवान को धन्यवाद किया और घर आकर पिताजी ने मेरे लिए मेरे पसंदीदा पकवान बनवाए, जो मैंने ज़िंदगी में केवल 3 या 4 बार ही खाए थे। मेरी माँ भी खुश थी, उन्हें भी मेरी शादी की चिंता सताई जा रही थी। वह खुलकर नहीं कह सकती थी। उस वार्ड में मैंने 1 महीने तक ड्यूटी की और कुछ खास काम नहीं किया, क्योंकि पहले से ही वहाँ होशियार नर्स मौजूद थी जो अपना काम करने के लिए इधर उधर भागती रहती थी। इसलिए यहाँ मेरी जान तो बच गई, लेकिन सही मायने में काम 1 महीने बाद शुरू हुआ। क्या था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इस बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया जो बहुत उचित था, और वह पिताजी की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार थे, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि मेरे वेतन का 1/3 हिस्सा मेरे माँ बाप को मिलेगा और 1/4 हिस्सा मेरे पति को। उन्होंने वह मान लिया और 15 दिन के अंदर मुझसे शादी कर ली। अब जब विवाह हो चुका तो मैंने 15 दिन की छुट्टी को बढ़ा दिया। शुरुआत में तो मेरे ससुराल वाले ने मेरा बहुत अच्छा व्यवहार किया। सरकारी नौकरी का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर आप पूरे महीने की छुट्टी लेते हैं तो भी आपको पगार मिलती है, इसलिए मुझे पगार मिली। शर्त के मुताबिक मैंने 1/3 हिस्सा अपने माँ बाप को और 1/4 हिस्सा अपने पति को दिया। जब मैंने अपनी पगार अपने पति को देनी चाही तो उनके चेहरे के हाव भाव बदलते देखे, लेकिन शर्त यही थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती थी। पति ने भी वह पैसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिए और घर से बाहर निकल गए। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि कयामत अब मुझ पर आएगी, लेकिन शुक्र है वह मुझसे ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सके। 1 हफ्ते बाद वह ठीक हो जाया करते थे। मैं अपनी नर्सों के साथ हॉस्पिटल से आया जाया करती थी। कोई खून खराब वाला केस आता तो वह संभाल लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था मैं खून से कितना डरती हूँ। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। 4 महीने तक मैंने पगार ऐसे ही पहले अपने माँ बाप को दी और 1/4 हिस्सा अपने पति को दिया, लेकिन जब 5वां महीना आया तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे सारी तनख्वाह छीन ली और बाहर चले गए। उसके इस भयंकर रूप को देखकर मैं पीछे हट गई। उसके बाद मेरे पति का व्यवहार अच्छा हो गया। वह मेरे लिए फल और क्या कुछ नहीं लाता था, लेकिन मेरा मन कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो उनका यह रवैया था और दूसरी तब मुझे पिताजी की चिंता थी। जाने कितने सालों बाद पिताजी ने मुझे वह प्यार दिया था, लेकिन इनके इस रवैये की वजह से मैं वो प्यार खोने वाली थी। मेरे पापा मजदूरी भी छोड़ चुके थे, इसलिए मेरे पैसों से उनका घर चल रहा था। रात को मैंने अपने पति के पास बैठे हुए कहा, देखो तुम्हारी एक दुकान है, मेरे आने से पहले तुम्हारा सब कुछ उसी से चल रहा था ना, लेकिन पापा बूढ़े हो गए हैं, वह मजदूरी नहीं कर सकते, और तो और उनकी कोई औलाद भी नहीं है जो उन्हें कमाकर खिला सके। आप अपनी शर्त पर ध्यान रहे। तुम्हारे पिताजी लालची हैं, बेटी की शादी के बाद भी कमाई अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। किसी लड़की की शादी करके उसकी तनख्वाह उसके परिवार को देने के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना है। मेरे पति ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, लेकिन आपको अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए था। अगर अभी आपने यह सारे पैसे रख लिए तो पापा क्या सोचेंगे। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे पति को गुस्सा आ गया। बीवी जी, तुम में कोई हीरे नहीं लगे थे, तुम अच्छी कमाई करती थी इसलिए शादी की थी तुमसे। तुम्हें मैं खुश भी रखता, मगर अब तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इस घर से बाहर नहीं जाओगी और ना ही एक फूटी कौड़ी भी अपने बाप के हाथ पर रखोगी, समझ गई। इतना कहकर मैं घर से बाहर चले गए। मैं रात भर रोती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों है मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल, आखिर हर कोई क्यों मुझसे इतनी नफरत करता है। मेरे जीवन में आने वाला पुरुष मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकता। पहले जीवन भर मेरे पिता मेरा अपमान करते रहे, अब मेरा पति मेरा अपमान कर रहा है। वे मेरी जाति को नकार रहे हैं। अब जब 2 आदमी ने मुझे स्वीकार भी किया तो केवल और केवल धन के लाभ में। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? क्या कोई मेरी इतनी भी इज्जत नहीं कर सकता? लेकिन सुबह मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार थी। मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। पति को पता चला तो वह बहुत खुश हुआ।
लेकिन उसी शाम पैसे न मिलने की वजह से पिताजी घर आ गए और जब मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो सर हिलाकर जाने की बजाय पति के साथ हिसाब किताब लेकर बैठ गए। कहने लगे, देखो मैंने अपनी बेटी की शादी इसी शर्त पर की थी कि तनख्वाह का 3 हिस्सा मेरे होंगे और चौथाई हिस्सा तुम्हारा होगा। जवाब में पति ने भी अपनी औकात दिखा दी और चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी भी इसीलिए की थी कि मुझे उसकी पगार मिल जाएगी, लेकिन तुमने अपने लालच में अगर 4 महीने की पगार हड़प ली। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें और पैसे लेने नहीं दूंगा। इस पर पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले जाने लगे, लेकिन पीछे से मेरे पति ने भी धमकी दे दी कि मैं अगर इस घर से निकली तो मुझे तलाक दे देगा। मैं जानती थी मेरे जीवन में कहीं सुख नहीं है। इसी प्रकार यदि पुरुषों से मुझे अपमानित होना ही है तो बेहतर है कि मैं अपने पिता से अपमानित हो जाऊं। यह सोचकर मैं अपने पिता के साथ चली गई और उसने मुझे तलाक दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह जो कहेगा वह सच कर देगा, लेकिन जब कल्पना हकीकत में बदली तो मेरी तबीयत खराब हो गई। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो यहाँ एक और बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। जिस बच्चे के आने की उम्मीद मुझे सुबह मिली थी, सदमे की वजह से वह उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन पापा खुश थे, उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा था। घर जाकर मैं अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद से अपने पिता के साथ मैंने बातचीत करनी बंद कर दी थी और चुपचाप अपना काम करती रहती। पगार आने के बाद बिना गिने सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख देती थी। धीरे धीरे समय के साथ मेरे जख्म नहीं भरे। अस्पताल में मैं भी अपना काम मैं खुद ही करने लगी थी। बिना डरे मरीजों के खून में हाथ डुबोकर टाँके लगाती। तो मैंने ऐसे कुछ किया है ये महसूस नहीं होता था। सब लोग मुझे ऐसे हैरानी से देखते थे कि सपना को क्या हुआ है, यह तो बहुत शर्मीली और कायर थी। मेरी शादी और तलाक के बारे में सब जानते थे कि मेरा डर मर्द की सूरत के पीछे छिपे गिद्धों ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने मुझे नोच खाया है, इसलिए आप मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। इस बीच मैंने फिर से एक अमीर बूढ़े आदमी से दोबारा शादी कर ली जो संतान नहीं चाहता था। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, जब उसे पता चला कि मैं पेट से हूँ, उसने खुद अपने हाथों से लाकर दवाई दी और इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन मैंने खुद इसी आदमी को छोड़ दिया। अब मेरे दिल के सारे अरमान टूट चुके थे। मैं बैठकर पल पल रोती रहती थी। मैं इतनी टूट गई थी कि मैं हर पल खुदकुशी करने की सोचती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो अपने मम्मी पापा को भी मैंने साफ साफ कह दिया था मेरी शादी मत करना, और यह भी कह दिया कि अगर किसी ने दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की सोची तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर पिताजी बहुत खुश थे। मैं 3 साल से नर्स थी और इन 3 सालों में मेरी शादी 2 बार टूट चुकी थी। अब तो मैं जान चुकी थी कि आगे का सफ़र बहुत ही कठिन है, लेकिन पिछले अनुभवों ने मुझे इतना कठोर बना दिया था कि कितना भी लंबा सफ़र मैं अकेली तय कर सकती थी। इन्हीं दिनों में हमारे यहाँ गायनी वार्ड में एक जवान खूबसूरत डॉक्टर आई जिसे अपने साथ एक नर्स की ज़रूरत थी। सबसे पहले दिन उनको वार्ड मैंने ही दिखाया था। अगले दिन मेरा ड्यूटी लेटर गायनी वार्ड के लिए आ गया था। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो नर्सिंग स्कूल में मुझे थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा था वह मैंने ठीक से नहीं सीखा था और हमेशा गायनी की क्लास छोड़कर चली जाती थी। अब मैं चिंतित होकर अपनी ड्यूटी बदलने के लिए प्रशासनिक कार्यालय गई, लेकिन वहाँ मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्होंने मुझे अपने साथ रखने के लिए कल्पना नाम की एक नई डॉक्टर ने चुना है, इसलिए उनकी सहमति के बिना आपकी ड्यूटी रद्द नहीं हो सकती। मैंने गायनी वार्ड में डॉक्टर कल्पना की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद वह मुझे दिखाई दी। मैंने उनसे खुद कहा, देखो डॉक्टर साहब, आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है, मैं यह ड्यूटी नहीं कर सकती, मेहरबानी करके मेरा नाम कैंसिल कर दो। नहीं सपना, आपको मेरा साथ काम करना होगा, डॉक्टर कल्पना ने गरज से कहा। मुझे यह काम आता ही नहीं है, मैंने डॉक्टर से कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। डॉक्टर की संतुष्टि से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब सच कहने का वक्त आ गया था। अगर मैंने उन्हें इस काम को ना करने का असली कारण ना बताया तो शायद मुझे इस काम से छुटकारा नहीं मिल पाता।
मैंने उन्हें अपनी 2 शादियों के बारे में बताया और यह भी बताया मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा व साया किसी की औलाद पर पड़े या किसी की औलाद को देखकर मेरे दिल में तकलीफ़ हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से दूर रखा जाए। डॉक्टर कल्पना मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी, इसलिए कुछ देर बाद बोलने के लिए जब उन्होंने अपना मुंह खोला, मुझे यकीन था कि मेरे इस काम से छुट्टी हो ही जाएगी। ठीक है, आपको मेरे साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकारी तौर से तुम ही वह नर्स हो। मैं अब ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। फिलहाल काम न करने की बहुत सारी वजह भी थी। अगले दिन सीधा मैं गायनी वार्ड में पहुँच गई। डॉक्टर कल्पना मुझे देखकर खुश हुई। उस दिन डिलीवरी का सिर्फ एक ही केस आया था, तो डॉक्टर ने अपने वादे के अनुसार मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अकेले ही उस केस को सॉल्व कर दिया। मैंने वहाँ से गंद वगैरह हटा दिया। अब मैं पूरे दिन इसी तरह फ्री रहती। इसी तरह कुछ दिन गुजरे तो उनकी भी शादी हो गई। शादी के बाद जब डॉक्टर कल्पना की डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने किसी और को डॉक्टर की मदद लेने का इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी मैं ही करूँगी। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मेरे मना करने पर भी उन्होंने एक ना सुनी और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर दीवार पर हर तरफ शीशे लगा दिए और फिर मुझे बेड पर लिटा दिया और मुझे कुछ ज़रूरी बातें बता दी कि मुझे यह काम इस तरह करना है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत जिद की कि मुझसे यह केस हल ना करवाया जाए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। मुझे समझाने के बाद उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने का इशारा किया, तो मैंने भगवान का नाम लेकर काम करना शुरू किया। डॉक्टर आसानी से चारों तरफ लगे शीशे में मुझे काम करते हुए देख रही थी और उन्हीं शीशे के सहारे मुझे पूरी तरह से मार्गदर्शन कर रही थी कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। वास्तव में वह एक नेक महिला थी, जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझसे बड़ी विनम्रता के साथ बात की। और आखिरकार 2 घंटे के अथक के परिश्रम के बाद मैं डॉक्टर कल्पना की एक प्यारी सी बच्ची की डिलीवरी करने में कामयाब हुई। जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, मैंने डॉक्टर को दंडवत प्रणाम किया। डॉक्टर भी मुस्कुरा रही थी। खैर, डॉक्टर कमरे में शिफ्ट करने के बाद कमरे की सारी सफाई की और फिर डॉक्टर से मिलने गई। उन्होंने उस लड़की को मेरी गोद में दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर कल्पना के मुझसे डिलीवरी करवाने के निर्णय के बारे में जानने के लिए मैं पहले से ही उत्सुक थी। जब उन्होंने ऊपर से अपनी बेटी को गोद में दिया तो मैं चौंक गई। वह मेरी हैरानी देखकर मुस्कुराई और बोली, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो तुमने मुझे गायनी वार्ड दिखाया था और तुम छोड़कर चली गई थी। तुम्हें पता है, उस दिन बाकी लेडी डॉक्टर ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था। तुम बहुत मनहूस हो वगैरह वगैरह, सबने यही बोलकर रखा था कि आगे से जितना हो सके मैं तुमसे दूर रहूं। लेकिन मेरे यह सोच और विचार नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखने का फ़ैसला लिया। फिर अगले दिन तुमने जब मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि आने वाले दिनों में तुम ही मेरी डिलीवरी करोगी, कोई और नहीं, बल्कि पहला बच्चा हमेशा के लिए मैं तुम्हारी गोद में डाल दूंगी। उसके बाद हर दिन मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाने का फ़ैसला किया था। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम खुद इस बच्चे को इस दुनिया में लाओ। जब मैंने यह सब अपने पति को बताया तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हर संभव तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज से यह बेटी तुम्हारी है और तुम ही इसकी माँ हो। इतनी देर में डॉक्टर कल्पना के पति आ गए और उन्होंने मुझे दीदी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आश्वासन दिया कि लड़की आज से तुम्हारी बेटी है। और उस समय मेरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था। भगवान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सभी दुखों को बहुत आसानी से सुलझा देते हैं। जैसे मेरी प्यारी बेटी अंशिका के रूप में मेरे सभी दुखों का निवारण हो गया कि मैं डॉक्टर कल्पना की बहुत आभारी हूँ, बिना मेरी जैसी अधूरी महिला को पूरा किया। आज भगवान की कृपा से उनको भी 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई। उस दिन के बाद बिना किसी झिझक के मैं डॉक्टर के साथ
डिलीवरी के केस आराम से सॉल्व कर लेती। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।